नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। कश्मीर घाटी से हिंदुओं के पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर द फाइल्स की पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने संसदीय दल को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के जरिए सच पूरे समाज के सामने आता है। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चर्चा होनी चाहिए। कई सालों तक सच को दबाने का प्रयास हुआ, इसलिए सही इतिहास को लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा, फिल्म को लेकर साजिशें हो रही हैं, जबकि सच को उजागर करने के साहस की सराहना होनी चाहिए। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है इस मसले को लेकर, सुनिए जरा। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उस कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आज संसद पहुंच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को खारिज कर दिया। सर, अभी 2-3 दोबारा थोड़ा कड़वा सच को बोलना चाह रही। कश्मीर फाइल्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले, उसका खिलाफ बात करने वाले नए 100-200 इतना ही हुआ। आप इसके ऊपर क्यों इतना चिंताजनक बात कर रहे हो? सर, उस समय का 2-3 सच्चाई हम याद करना चाहिए। जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था, और मैं बोलना नहीं चाहती, नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर। हस्बैंड के सामने वाइफ का, you will understand, sir. Can't even utter this here. Can't even utter this. People were threatened, you will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका, नहीं, that didn't happen. Denial, आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए। इवन नाउ
ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जा करके चल गए कश्मीर से, उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए और हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था, पता नहीं, और खुद वो क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन, उसके लिए वो। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही बढ़ गई है। तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा सरकार जहां स्पीकर बोलता है सारे को कोसता है, सरकार का मंत्री दूसरा दल का बीजेपी का कोसता है, बीजेपी का कोसता है, जेडीयू का मांझी जी को कोसता है, मांझी जी सरकार को कोसते हैं और एनएसए को इस्तीफा दे देता, को कुछ करता। आपस में लड़ रहा है सर, आपस में लड़ता है। ये बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल देते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, अफसर नहीं सुनता। वहीं हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। जो इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेज में हिजाब पहनने के लेकर जो इजाजत मांगी गई थी वो याचिका को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कई याचिकाओं को खारिज किया गया जो कि शैक्षिक संस्थाओं में इजाजत को लेकर दायर की गई थी। इससे पहले कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। बता दें कि हिजाब विवाद के बीच एक बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या का मामला भी सामने आया था। इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिला था। बता दें कि हिजाब विवाद पर फैसले के से पहले बेंगलुरु में कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि 15 मार्च से 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध और समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से पहले दक्षिण कन्नड़ डीसी ने 15 मार्च को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूल और कॉलेज की आंतरिक परीक्षाएं जो है वो स्थगित कर दी जाएंगी। कर्नाटक सरकार ने मामले में कोर्ट से कहा कि सिर्फ संस्थागत अनुशासन से संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा देश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दरअसल विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब उडुपी में कुछ छात्राओं ने शिक्षकों के उस अनुरोध को दरकिनार करते हुए हिजाब का इस्तेमाल बंद करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छात्र कोर्ट पहुंच गए थे। तो आपको बता दें अब बड़ा फैसला जो है कोर्ट में लिया गया है इस मामले को लेकर और ये कहा गया कि हिजाब जो है वो धर्म का जो वो है किसी धर्म को लेकर लिया गया फैसला नहीं है और कोर्ट की तरफ से जो भी इस पूरे मामले को लेकर कहा गया वो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया। उडुपी से विवाद शुरू हुआ था जिसके बाद अलग अलग जगहों पर इसे लेकर विवाद देखने को मिला। हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थाएं जो हैं उसको लेकर ये फैसला है। जहां पर बच्चों की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी उनमें कहा गया था कि उन्हें शैक्षिक जो संस्थान हैं उनमें हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। हालांकि इस फैसले को लेकर कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला लिया गया इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट ने ये कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। हालांकि इसके बाद भी वाद विवाद शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है जिसे लेकर अलग अलग जो रिएक्शंस हैं वो लोगों के सामने आने शुरू हो गए हैं।
वहीं हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वागत किया। उन्होंने सभी छात्रों को एक होकर पढ़ाई करने की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि राज्य और देश को आगे बढ़ना है, सभी को हाईकोर्ट के आदेश को मानकर शांति बनाए रखनी है। छात्रों का मूल कार्य अध्ययन करना है, इसलिए इन सब को छोड़कर उन्हें पढ़ना चाहिए, एक होना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मेरी प्रार्थना। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला दे दिया है। इसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया है। अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद राशिद फिरंगी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। देखिए, हम सब लोग अपने मुल्क के अदालतों का, जुडिशरी का पूरी इज्जत और एहतराम करते हैं और उसके हर फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब के सिलसिले में फैसला आया है, इसको हमारे यहाँ के लीगल एक्सपर्ट स्टडी करेंगे और उसके बाद उसमें ये देखा जाएगा कि इसमें कोई रिलीफ का रास्ता है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो अगर लीगल एक्सपर्ट मुनासिब समझेंगे तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोगों को राहत इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। और जहाँ तक हिजाब के शरई पहलू का ताल्लुक़ है तो सभी लोग जानते हैं कि अपने मुल्क के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने अपने मुल्क के हर शहरी को अपने पसंद के मज़हब को इख्तियार करने, उसकी तबलीग करने और उस पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। और इसी के तहत मज़हब इस्लाम में जो इस्लामी शरीयत है उसकी बुनियाद कुरान और हदीस है। और कुरान में अल्लाह ने वाज़े तौर पर मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम ख़वातीन को हिजाब का या पर्दे का हुक्म दिया है। और लिहाजा जो बात अल्लाह ने कुरान में फरमा दी तो जाहिर सी बात है हम लोगों के नज़दीक वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। इस वजह से मुस्लिम बच्चियाँ हिजाब करती हैं। अब कोई भी किसी भी बच्ची को हिजाब जिस तरीके से करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से किसी भी बच्ची को हिजाब उतारने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। बहरहाल हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में चाहे स्कूल, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, जितनी भी तालीम गाहें हैं, वहाँ लड़का हो या लड़की हो, स्टूडेंट्स को डिसेंटली ड्रेसअप होकर जाना चाहिए। और क्योंकि इन तालीमी इदारों का मकसद सिर्फ तालीम देना ही नहीं हुआ करता है, बल्कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी लाजमी है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये जो माहौल अपने मुल्क में बनाया जा रहा है ये मुनासिब। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ इस पूरे मसले पर उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए जरा। धन्यवाद देते हैं जो इस देश के अनुकूल है। आप ही से मैं पूछना चाहता हूं क्या शैक्षणिक संस्थान, सेना, सिपाही, इसमें मजहबी ड्रेस चलेगा? मजहबी ड्रेस सड़क पर घूमने के लिए है, सिनेमा देखने के लिए है, होटल जाने के लिए है, हॉस्पिटल जाने के लिए है, शैक्षणिक संस्थान के लिए। और सरकारी काम जहां होता है, प्रशासनिक काम जहां होता है, वहां मजहबी ड्रेस में जाएंगे तो इससे काम में बाधा पहुंचेगी। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है।
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोर्ट में छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं। कोर्ट के इस फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई है। इसे लेकर मुफ्ती की तरफ से कहा गया और ट्वीट किया गया कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का मसला है। आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी का दौर इस पूरे मसले को लेकर शुरू हो गया है। लगातार ये कहा जा रहा था कि इस मसले को लेकर राजनीति हो रही है और अब कुछ ऐसा ही रंग यहां पर देखने को मिल रहा है। चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, आरोप जो बयानबाजी इस मसले को लेकर एक बार फिर से होने लगी है। कोर्ट के फैसले को लेकर महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि निराशाजनक है ये फैसला। हालांकि आपको ये बता दें कि हिजाब को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उससे महबूबा काफी नाराज भी है और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। इस पूरे मसले को लेकर वो कह रही हैं कि महिलाओं के अधिकारों को खारिज कर दिया गया है इस फैसले के तहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला दिया और इसके बाद से बयानबाजी का दौर जारी है। इसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया है। अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। असुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जाहिर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत बाकी संगठनों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करें। किसी कास्ट का नहीं है और यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर हैं। हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी। IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि IAF ने अपने कामकाज में एक उड़ान सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया है और हमारा संगठन संस्कृति के इसके मूल्यों में है और इस फ्लाइट सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा देता है। The rapid infusion of technology in modern aviation has thrown up new challenges. The foremost challenge is to prepare the human mind to rapidly and comprehensively adapt to these new technologies. This will call for a paradigm change in how we train and how we operate. A simultaneous challenge is to identify new emerging physical and mental stressors associated with the use of this new technology, which could manifest themselves as errors, thereby directly affecting safe operations. Introduction of automation has also taught us that technology can be a double-edged weapon. It reduces human workload on one hand, but it can be potentially capable of inducing more errors on the other. The recent accidents of the Boeing 737 MAX have amply proved this point. Hence, with automation and newer technology, the role of human beings in air operations may reduce in certain areas, but also increases the importance of hitherto
भारत ने हाल ही में गलती से एक मिसाइल दागी थी जो पाकिस्तान में उतरी। भारत इस दुर्घटना पर गहरा खेद जताते हुए कह रहा है कि घटना उसके नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से हुई थी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि यह मिसाइल भारत की तरफ से छोड़ी गई थी। वहीं आज राज्यसभा में बयान के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मसले को लेकर बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखते हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की सही सलामत वापसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी हम अपने 22,500 से ज्यादा छात्रों को भारत वापस लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इसी मकसद से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। युद्धग्रस्त हालात में अंजाम दिया जाने वाला ये एक बड़ा ऑपरेशन था। एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय दूतावास ने 15 फरवरी, 20 और 22 फरवरी को एडवाइजरी जारी करके छात्रों और भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए कहा था। लगातार जारी हो रही एडवाइजरी के बाद भी बड़ी संख्या में छात्र वहां से नहीं निकले थे। उनको डर था कि उनकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए। जो 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे थे, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सहित यूक्रेन एम्बेसी में भी कॉल सेंटर स्थापित किए गए। माहौल खराब होने के बाद चलते जो एयर स्पेस हैं वो बंद कर दिए गए थे, लिहाजा छात्रों को पड़ोसी देशों की सीमा से निकालने का फैसला किया गया और इसके लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को पड़ोसी देशों की सीमाओं पर भेजा भी गया। विदेश मंत्री ने कहा कि जिस दौरान ये ऑपरेशन चल रहा था, प्रधानमंत्री लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे और निगरानी कर रहे थे। सभी मंत्रालयों का भी पूरा सपोर्ट इसमें मिला। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की। ऐसा लग रहा है मानो बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। सोमवार को विधानसभा में सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक का असर सदन में देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार के स्पीकर के प्रति तीखे तेवर के कारण विधानसभा आसन पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा नहीं आए। उनकी जगह वरिष्ठ बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने कार्यवाही का संचालन किया। वहीं सोमवार को आसन के प्रति सीएम नीतीश कुमार के व्यवहार पर सदन में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सफाई दी। विजय चौधरी ने कहा कि सीएम ने आसन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही वो संविधान में है। इधर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के अध्यक्ष का समर्थन भी किया गया। माफ कीजिएगा, वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने अध्यक्ष का समर्थन भी किया। सदन में स्पीकर के साथ हुए व्यवहार का आरजेडी विधायकों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। आरजेडी विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा की अनुपस्थिति में सदन का संचालन कर रहे प्रेम कुमार ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
कल से पंजाब में आम आदमी पार्टी एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है, जहां भगवंत मान पंजाब के सीएम के रूप में शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर लोगों से कई वादे किए हैं, जिन पर आने वाले समय में उन्हें खरा उतरना होगा। भगवंत मान कभी नशे को लेकर खूब विवादों में रहे हैं, लेकिन नशे की लत से पंजाब के युवाओं को एक बार फिर से खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी उन पर होगी। खैर, समय के साथ उनको कसौटी पर खड़ा है वो उतरना होगा। वहीं पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं, एक बार उन पर ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं कि आखिर कौन कौन से वादे आने वाले वक्त में पूरे करने हैं। आम आदमी पार्टी को चैलेंज रहेगा सभी घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली देना, खेती के लिए सभी किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली देना, 2500 रुपए प्रति महीना बुढ़ापा पेंशन, सभी कॉलेज में फ्री वाईफाई की सुविधा, पुलिस वालों के लिए 8 घंटे ड्यूटी, पंजाब के सभी किसानों और किसान मजदूरों की कर्ज माफी, 25 लाख नई नौकरियां, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, कॉलेजों तक सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, सभी स्कूल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे। ये तमाम वो वादे हैं जो किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और चैलेंज रहेगा पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने कि आखिर इन वादों को पूरा करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई हो और ऐसे में निगाहें सबके इस बात पर है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं था, यहां पर लगातार जो है एलजी और सीएम के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। लगातार ये हवाला देते रहे कि केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, लेकिन जिन मुद्दों पर वो काम कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि पंजाब एक पूर्ण राज्य है, वहां पर पूरे तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। तमाम जो चैलेंज है उनके सामने होंगे, इन चैलेंज पर कैसे खरा उतर पाएगी आम आदमी पार्टी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर जो विधायक चुने गए हैं उन पर आपराधिक मामले किस तरीके से, वो भी ग्राफिक्स के जरिए जरा देखिए। पंजाब में चुने गए 50% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। 2017 के मुकाबले में 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 27% विधायकों पर गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। एक आम आदमी पार्टी विधायक पर मर्डर केस का मुकदमा भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी के 92 विधायकों में से 52 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हैं। कांग्रेस के 18 में से 3 विधायकों पर आपराधिक मामला दर्ज है। तो देखिए किस तरीके से अब जिस चीज को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कहती थी कि हम जो है अपराध से जुड़े जो कदम है वो उठाएंगे, लेकिन 50% जो विधायक है उन पर आपराधिक मामले दर्ज है। 92 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जिनमें से 52 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 18 में से 3 विधायकों पर ऐसे मामले दर्ज हैं। 50% जो विधायक अब पंजाब में चुनकर आए हैं 117 में से, उन पर विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि 2017 के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरीके से इस साल में अब तक डेंगू के मामलों की संख्या 48 हो चुकी है। सोमवार को जारी तीनों नगर निगम की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल 5 मार्च तक शहर में डेंगू के 42 मामले दर्ज किए गए। मच्छर जनित डेंगू के संबंध में सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल 12 मार्च तक डेंगू के 48 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 1 जनवरी से 12 मार्च तक डेंगू के 5, 2020 में 6, 2019 में 3, 2018 में 9 और 2017 में 8 मामले दर्ज किए गए थे। मच्छर जनित रोगों के मामले आमतौर पर जुलाई और नवंबर के बीच में रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन ये अवधि दिसंबर के मध्य तक बढ़ सकती है। पिछले साल राजधानी में डेंगू के 9613 मामले सामने आए थे, जो 2015 के बाद में एक साल में सबसे ज्यादा थे। इसके अलावा 23 लोगों की मौत भी हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2021 से पहले साल 2020 में डेंगू के 1072, साल 2019 में 2036, तो वही साल 2018 में 2798, साल 2017 में 4726 और साल 2016 में 4431 मामले सामने आए थे। साल 2015 में डेंगू के मामलों की संख्या अक्टूबर में ही 10,600 को पार कर गई थी, जो कि 1996 के बाद राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामलों में सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। चलिए बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।